नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वीएकएंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स से ये बुक 1 समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि बुक 1 समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसकी वीडियोस आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भुगतान शेष यानी कि भुगतान शेष क्या है, आखिरकार हमारा चैप्टर इसके बारे में बार समझते हैं कि आखिरकार भुगतान शेष है क्या। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने, आखिरकार जो कंटेंट्स हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है भुगतान शेष या भुगतान शेष खाते का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ यह है कि आखिरकार भुगतान शेष कहते किसको है क्या आखिरकार। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारा है भुगतान शेष खाते के कौन कौन से घटक हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए कि आखिरकार भुगतान शेष है क्या और इसके प्रमुख खाते के भुगतान शेष के आखिरकार घटक कौन कौन से हैं, तथा संरचना चालू खाता किसे कहते हैं और पूंजी खाता किसे कहते हैं, दोनों को हम डिफाइन करके बताएंगे। और इनके जो घटक है ना वो भी हम बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तथा सरकारी कोष खाता क्या होता है और सरकारी कोष खाता क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमारा है भुगतान शेष में संतुलन तथा असंतुलन भुगतान शेष के कौन कौन से घाटा है, आखिरकार किस तरीके से है, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है भुगतान शेष या भुगतान शेष खाते का क्या अर्थ होता है आखिरकार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है, टॉपिक है ये। एक वर्ष की अवधि में किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच, यानी कि किसी भी देश की, किसी भी पूरे विश्व में किसी भी देश की एक वर्ष की अवधि में किसी भी देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच, यानी कि जो एक निवासी होते हैं किस तरीके से प्रवाह करते हैं, आते जाते एक दूसरे से आवागमन करते हैं, और शेष विश्व के बीच में समस्त आर्थिक लेन देन होता है। एक कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ जो वस्तुओं का हो गया या फिर सेवाओं का हो गया, किसी न किसी तरीके से, या उपभोग का हो गया, तो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से लेन देन होता है। एक व्यवस्थित रूप होता है उसका, एक जुड़ा हुआ रूप होता है। इसे विदेशी विनिमय आर्थिक के रूप के प्रवाह का लेखा जोखा भी होता है। इसे ही भुगतान शेष या भुगतान शेष खाते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है भुगतान शेष के घटक कौन कौन से होते हैं। आखिरकार जो भुगतान शेष है ना, इसके घटक क्या क्या हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, एक बार जान लेते हैं। भुगतान शेष के मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक होते हैं। स्टार्टिंग में पहले ही हमने आप लोग को बता दिया कि आखिरकार भुगतान शेष के जो मुख्य रूप से घटक होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, चालू खाता और दूसरा हमारा है पूंजीगत खाता। यानी कि इसके जो टॉपिक्स हैं एक बार इसको भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार जो चालू खाता होता है ये किसे कहते हैं, आखिरकार है क्या। ठीक है, चालू खाता, इस खाते में वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात एवं आयात, वस्तु जो होते हैं उसके जो निर्यात किया जाता है और वस्तु की जो सेवाएं होती है ना हमारे लिए, और चालू के अंतिम चरणों के जो प्राप्तियां होती हैं और भुगतान के विवरण में दर्ज किए जाते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके घटक निम्न प्रकार के होते हैं। यानी कि चालू खाता को हमने डिफाइन कर दिया। आखिरकार चालू खाता किसे कहते हैं कि जो वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात पर चालू जो होता है अंतिम चरण की प्राप्तियां और भुगतान के विवरण के रूप में दर्ज होते हैं। इसे ही मुख्य रूप से चालू खाता कहा जाता है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि आखिरकार चालू खाते के घटक कौन कितने प्रकार के होते हैं, आखिरकार जो घटक होते हैं ना ये होते क्या हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है दृश्यमय मंदे। इसका मतलब क्या है कि वह सभी वस्तु और सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जो आयात और निर्यात होती हैं। ठीक है, जो वस्तुएं होती हैं इसके अंतर्गत वस्तुएं शामिल होती हैं, आयात तथा निर्यात इसके अंतर्गत तीन प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं। वस्तुएं आयात और निर्यात पर किस तरीके से होती हैं उसे दृश्यमय मध्य कहा जाता है। और दूसरा हमारा घटक है अदृश्य मंदे, सेवाओं का आदान प्रदान। यानी कि अदृश्य मंदे भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जो कि सेवाएं जो होती हैं इसके आदान प्रदान के रूप में शामिल होती हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा है एक पक्षीय अंतरण। इसका अर्थ क्या है कि एक पक्षीय अंतरण किस तरीके से आखिरकार कार्य करता है, इसके बारे में हम बताएं आपको। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारा है पूंजीगत खाता। पहला हमारा हो गया चालू खाता आखिरकार क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके प्रमुख रूप के कौन कौन से घटक होते हैं, उसको हमने डिफाइन किया अच्छे से। अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो पूंजीगत खाता होता है ये किसे कहते हैं, आखिरकार क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको भी हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, पूंजीगत खाता, इस खाते में परिसंपत्तियों जैसे
मुद्रा स्टॉक, बंद पत्र आदि आधारित किसी भी अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के बीच परिस्थितियां एवं दायित्व के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होता है। इसके मुख्य रूप से जो घटक होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। सॉरी, यहाँ जो घटक है वो गलत लिख दिया। तो देखते हैं कौन कौन से आखिरकार इसके घटक क्या क्या होते हैं। पहला हमारा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से किस तरीके से आखिरकार विदेशी निवेश किया जाता है, किस तरीके से आखिरकार उसका जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके प्रति बताया गया है। दूसरा टॉपिक हमारा है विदेशी ऋण, यानी कि जो विदेशी ऋण है किस तरीके से आखिरकार जो देश होते हैं वो ऋणों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऋणों को आखिरकार जो एक देश होता है जैसे भारत में तो रुपये का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाहर देश में जैसे देखेंगे यूएसए में, यूके में पौंड का इस्तेमाल किया जाता है, और यूएसए में देखेंगे ज़्यादातर है वहाँ पर डॉलर के रूप में उपयोग किया जाता है सिक्कों का। ठीक है, तो किस तरीके से आखिरकार जो ऋण होते हैं उसका आदान प्रदान किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा टॉपिक हमारा है विदेशी मुद्रा कोष, यानी कि विदेशी मुद्रा कोष IMF। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए घटक है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा कोष में परिवर्तन पूंजीगत खाते के मंदे संपत्ति व दायित्व में काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में परिवर्तन लाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम जान लेते हैं क्या है व्यापार शेष। व्यापार शेष क्या होता है, इसका अर्थ क्या आखिरकार एक बार जान लेते हैं कि व्यापार शेष किसे कहते हैं। ठीक है, व्यापार शेष में केवल वस्तुओं का आयात व निर्यात शामिल होता है। जब वस्तुओं के निर्यात का मूल्य वस्तुओं के आयात के मूल्य से अधिक हो जाता है। ध्यान से समझना कि है क्या टॉपिक। ठीक है, व्यापार शेष किसे कहते हैं। व्यापार शेष में केवल वस्तुओं का आयात किया जाता है, आयात व निर्यात शामिल होता है। सिर्फ वस्तु होते हैं इसके अंतर्गत जो शामिल होते हैं जिनका आयात और निर्यात किया जाता है मुख्य रूप से। जब वस्तुओं के निर्यात का मूल्य वस्तुओं के आयात के मूल्य से अधिक हो जाता है तब इसे व्यापार शेष कहा जाता है। यहाँ केवल दृश्य का व्यापार होता है। इसका मतलब क्या है, वस्तुओं का आयात और निर्यात ही होता है और किसी भी वस्तु को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या जान लेते हैं, स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं। स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं, ये बार एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ वह दर होता है जिसका निर्धारण किसी देश की सरकार करती है। इसका अर्थ क्या है, जो स्थिर विनिमय दर है इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल केवल इसके अंतर्गत अगर किसी भी तरीके का बदलाव लाना है तो केवल वहाँ की सरकार ही कर सकती है बस, तथा वह ही उसमें परिवर्तन करती है। और जब विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारण होती है तो इसे ही स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक हमारा है नम्य विनिमय दर किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं कि आखिरकार जो नम्य विनिमय दर होता है किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार है क्या। ठीक है, नम्य विनिमय दर वह दर होता है जो विदेशी मुद्रा होते हैं उसमें बाजार में मांग तथा पूर्व 3 शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाता है। इसे संतुलन भी कहा जाता है, इसे संतुलन दर भी कहा जाता है। ठीक है, नम्य विनिमय दर को संतुलन दर भी कहा जाता है जो इसके अंतर्गत ही शामिल होता है। तथा अगला टॉपिक हमारा है अवमूल्यन किसे कहते हैं। अवमूल्यन किसे कहते हैं एक बार ये भी टॉपिक जान लेते हैं। जब देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक का घरेलू मुद्रा का कार्य मूल्य घटती है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए भारत के अंतर्गत है केंद्रीय बैंक। ठीक है, उसके अंतर्गत जो है घरेलू मुद्रा का जो कार्य मूल्य है वो घटने लगता है तो इसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो पैसे होती है उसके अंतर्गत जो कमी होती है पैसों की, उसके अंतर्गत जो है कि कमी होने के कारण ही अवमूल्यन पैदा होता है, इसे ही मुख्य रूप से अवमूल्यन ही कहा जाता है। इसमें आयात है महंगी तथा निर्यात है, जो बाहर से वस्तुएं मंगाई जाती हैं वो अधिक मात्रा में महंगी हो जाती हैं और जो निर्यात अधिक मात्रा में होती है सस्ती होती है। इसका अर्थ क्या है कि आखिरकार जो अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन किस तरीके से कार्य करता है समझिए आप ध्यान से कि आखिरकार है क्या पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जो बाहर से हम वस्तु, जैसे भारत हमारा देश है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है हमें कि बाहर से हम वस्तुओं को किसी भी आयात के रूप में मंगाते हैं। ठीक है, और निर्यात करते हैं, किसी भी वस्तु को निर्यात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उस वस्तु को बहुत ही सस्ती कीमत में बेच रहे हैं, लेकिन जो आयात कर रहे हैं, जो हम बाहर से वस्तु को मंगा रहे हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में महंगी वस्तुएं
हमें मिल रही है, इसे मुख्य रूप से अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या हमारा। अगला टॉपिक हमारा है मूल्यह्रास किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आखिरकार है कि आखिरकार टूटा फूटा आकस्मिक जो व्यवहारिक रूप से होता है उसे मूल्य रूप से मूल्यह्रास कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है मूल्यह्रास। ठीक है, इसको डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप, ध्यान से समझिए पॉइंट है क्या। ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य के सफ़ेद गिरावट आ जाती है, तो यहाँ मुद्रा को मूल्यह्रास हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हिसाब से जो बाजार की जो कीमतें हैं वो गिरावट आ जाती हैं, उसके अंतर्गत इसे ही मुख्य रूप से मूल्यह्रास कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है अधिमूल्यन किसे कहते हैं। आखिरकार जो हमारा पॉइंट ये है कि अधिमूल्यन किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि आखिरकार है क्या ये। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। जब सरकार अथवा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा के बाहरी मूल्य को बढ़ाती है। इसका अर्थ क्या है कि जब सरकार है अथवा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा के बाहरी को बढ़ाती है तो मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। यहाँ सामान्यतः स्थिर विनिमय दर में होता है कि आखिरकार जो स्थिर विनिमय दर होता है इसमें सरकार जो होती है वो अपने हिसाब से अपने तरीके से कि वो उसके अंतर्गत परिवर्तन ला सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं ला सकते। पहले ही हमें आपको बता दिया कि स्थिर विनिमय दर कहते किसको हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्वायत्तता सौदों से क्या अभिप्राय है। आखिरकार जो स्वायत्तता सौदे होती हैं किस तरीके से अभिप्राय, इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। स्वायत्तता सौदों से अभिप्राय आर्थिक लेन देन से है कि आखिरकार जो आर्थिक लेन से है, आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो सुधार के लिए उसकी लेन देन से है, जो ज़रूरतमंदी के काम आती है उसे मुख्य रूप से स्वायत्तता सौदे कहा जाता है। जो सरकार के द्वारा या फिर हमें इमरजेंसी में आपातकाल की स्थिति में कुछ भी मिल रहा हो, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार के लिए हमारे लिए मतलब ज़रूरी है, हिसाब से पॉइंट ज़रूरी है, वो मिल रहा हो उसे ही लेन देन है। ठीक है, जिन्हें लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, इनका उद्देश्य भुगतान शेष खाते में संतुलन बनाए रखना नहीं होता है और इन्हें रेखा के ऊपर के मंदे कहा जाता है। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारे लिए किस तरीके से जो रेखा के ऊपर के पॉइंट होते हैं कि आखिरकार बहुत ही ज़्यादा ऊपर मान लिया जाता है, इसे मुख्य रूप से स्वायत्तता सौदे कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है समायोजन स्वायत्तता सौदे से क्या अभिप्राय है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए कि आखिरकार जो समायोजन स्वायत्तता सौदे क्या होते हैं। ठीक है, सौदा क्या होता है। जहाँ वह मुख्य रूप से सौदे होते हैं, यहाँ वह आर्थिक सौदे होते हैं जिन्हें किसी देश की सरकार द्वारा भुगतान शेष को संतुलित बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ मान लीजिए यही है कि किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है तो इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा सुधर जाए, इतनी ज़्यादा मेंटेन हो जाए, इतनी ज़्यादा इक्वल आ जाए कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को चला सके सही से। ठीक है, इनका उद्देश्य भुगतान शेष खाते के असंतुलन को दूर करना होता है। इन्हें रेखा के नीचे, यानी कि इन्हें रेखा के नीचे के मंदे भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा विदेशी मुद्रा पूर्ति के कौन कौन से स्रोत हैं। यानी कि जो विदेशी मुद्रा पूर्ति है ना, उसके स्रोत कौन कौन से, एक हिसाब से मान लीजिए कि इसके मुख्य रूप से कौन कौन से घटक हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है विदेशियों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद। यानी कि जो विदेशी होते हैं किस तरीके से आखिरकार घरेलू बाज़ारों में प्रत्यक्ष तरीके से वस्तुओं और सेवाओं का किस तरीके से उसको खरीदते हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यही है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है दूसरा पॉइंट विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश। यानी कि किस तरीके से जो वस्तुएं होती हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं जो पैसों का, उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा हमारा पॉइंट है विदेशी पर्यटकों का हमारे देश में रहना। एक हिसाब से ये भी मुद्रा पूर्ति में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा एक हिसाब से प्ले रोल करता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रॉफिट भी मिलता है हमें। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारा है विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीय द्वारा भेजा गया धन। ये भी एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा विदेशी मुद्रा में पूर्ति के घटक के रूप में माना जाता है।
और आखिरी हमारा 5वां पॉइंट है वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात, कि किस तरीके से आखिरकार वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाता है, किस तरीके से आखिरकार जो वस्तुएं होती है बाहर देश से मंगाई जाती है और अपने देश से जो वस्तुएं हैं उनको बाहर देश में भेजी जाती हैं, उस पर आखिरकार विदेशी मुद्रा पूर्ति का स्रोत के रूप में इसे भी माना जाता है, घटक के रूप में माना जाता है। तो आगे देखते हैं, हमारा यहाँ भुगतान शेष यानी कि हमारा यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 12 जो है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो, और मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।